जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका करंट अफेयर्स 100 पर। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं। किसी भी इकोनॉमी की हालत क्या है उसको दो डेफिसिट से जाना जा सकता है, फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट भी इंपॉर्टेंट है बट दो डेफिसिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट। अभी रिसेंटली एक न्यूज आई कि किस तरीके से फिस्कल डेफिसिट को कम करने की कोशिश की जा रही है और रेवेन्यू डेफिसिट को रेवेन्यू सरप्लस में कैसे किया जाए, ये सरकार की कोशिश चल रही है। स्पेशली जब हम स्टैगफ्लेशन देख रहे हैं, स्टेगनेंट ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन देख रहे हैं, यहां पर एक चीज आती है, रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट को भी कंट्रोल करना है। तो क्या है ये समझेंगे आज के सेशन में। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट, आपका स्वागत करता हूं। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है मेरे सोशल मीडिया के हैंडल्स, यहां पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर और जीमेल पे। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस साल का टारगेट रखा है कि हम जो फिस्कल डेफिसिट को कम करेंगे 6.7% से 6.4% तक। मतलब जो अभी साल गया है, कह लीजिए 21-22 का, उसमें हमारा फिस्कल डेफिसिट 6.7% था। अभी जो वर्तमान साल चल रहा है उसका हमारा फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है 6.4% का। क्या है ये 6.4% या 6.7%, और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि कहीं हम आर्थिक मंदी की ओर तो नहीं बढ़ रहे, तो यहां पर फिस्कल डेफिसिट और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है या रेवेन्यू डेफिसिट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, बजट में इसको मैं कोशिश करूंगा बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की। बजट में दो चीजें आती हैं, एक रेवेन्यू अकाउंट आता है, एक कैपिटल अकाउंट आता है। इसको आप एक फैमिली के बजट में भी देख सकते हैं। जैसे एक परिवार में मान लीजिए पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उनका अपना फैमिली का एक बजट है। उसी तरीके से एक देश का बजट होता है। उसमें दो चीजें हैं, कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, सिंपल। इनकम कितनी है और आपका एक्सपेंडिचर कितना है। ठीक है जी। तो इसी का लेखा जोखा जो है उसी को बजट कहते हैं। अच्छा, बजट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये शब्द कहीं नहीं दिया हुआ है। जो शब्द है वहां पर है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी। चलिए, ये एक फैक्ट है विच यू शुड नो। बजट जो है आम भाषा में हम यूज करते हैं, इवन घर के लिए भी हम कहते हैं। कई बार जब हमारा खर्चा ज्यादा हो जाता है हम कहते हैं हमारा घर का बजट बिगड़ गया है। तो बजट में दो चीजें हो गई, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। देखिए, रेवेन्यू अकाउंट में क्या है, जिसकी अवधि एक साल से कम होती है, जो डे टू डे खर्चे हैं, रेगुलर खर्चे हैं सरकार के। वैसे ही कैपिटल अकाउंट है जो कि बड़े खर्चे हैं, लमसम खर्चे हैं, या कह लीजिए खर्चे प्लस रिसीट्स। सॉरी, मैं यहां पर आपको खर्चे बोल रहा हूं तो यहां पर रिसीट्स भी आएगा। अकाउंट की बात कर रहे हैं हम, कैपिटल रिसीट या कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहे। सिमिलरली रेवेन्यू अकाउंट में दोनों चीजें, जो एक साल से जिनकी अवधि कम है, रिकरिंग है, हर साल होते हैं। कैपिटल अकाउंट लमसम पेमेंट्स हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीट और एक्सपेंडिचर। ऑब्वियसली किसी भी बजट में दो चीजें होंगी, कितना पैसा आया, कितना खर्चा हुआ। अब रेवेन्यू रिसीट्स को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स को भी हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब खैर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर भी एक अलग वीडियो बन सकती है, बट इतना भी समझ लीजिए, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जो उन पर लगाए जाते हैं जिन पर ये लायबिलिटी है। जैसे पर्सनल इनकम टैक्स आप ही पे करते हैं, आप पर ही वो टैक्स लगता है। वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सारे के सारे टैक्सेस क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, पे आप कर रहे हैं पर आपके बिहाफ पर कोई और जो है फाइनल पेमेंट गवर्नमेंट को कर रहा है। जैसे कि जीएसटी, मान लीजिए आपने ये पेन खरीदा, ये पेन मान लीजिए 100 रुपए का था और इस पे मान लीजिए जीएसटी 12 रुपए था, तो ये 12 रुपए आपने दुकानदार को दिया, दुकानदार ने फर्दर सरकार को दिया, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है जी। चलिए, दूसरा आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। अच्छा, टैक्स और, अब सवाल आता है कि टैक्स और नॉन टैक्स में क्या फर्क है, मतलब टैक्स क्या है। देखिए, टैक्स की एक्चुअली जो डेफिनेशन होती है वो सिंपल ये है
कि जो कंपल्सरी चार्ज है गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है और उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपको कोई बेनिफिट मिलेगा डायरेक्ट रिटर्न में। दो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, मान लीजिए डिफेंस सर्विसेज का जो खर्चा है, लॉ एंड ऑर्डर पे जो खर्चा है, प्रशासन व्यवस्था, जो सड़कें मिल रही हैं, पार्क्स मेंटेन हो रहे हैं, बट डायरेक्टली आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। जो नॉन टैक्स रिसीट्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट आप बेनिफिशियरी भी हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप बता देता हूं, फीस, फाइन, यूजर चार्जेस। आप मान लीजिए किसी संग्रहालय में गए, म्यूजियम में गए, तो वहां पर जो आपने पैसे पे किए उसको देखने के लिए 10 रुपए की टिकट या 20 रुपए की जो टिकट आपने ली, वो क्या हो गया आपका, सीधा सीधा आपने पे किया, ठीक है, और उसका आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिला। डिविडेंड्स ऑफ पीएसयू, जो सरकारी कंपनियां हैं जो पैसा कमा के दे रही हैं, एनटीपीसी, भेल, सेल, गेल, बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो जो अपना पैसा कमा के सरकार को डिविडेंड के रूप में दे रही हैं, क्योंकि सरकार सबसे बड़ा शेयर होल्डर है उनमें। जैसे अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो आपको डिविडेंड मिलता है वहां से, तो वैसे ही वो डिविडेंड, क्योंकि सरकार सबसे बड़ा शेयर होल्डर है तो उनको भी वो डिविडेंड जाता है, तो नॉन टैक्स है, टैक्स के रूप में नहीं है। इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट। अब हो सकता है कि भारत सरकार ने किसी दूसरे देश को कोई लोन दिया हो, तो वो लोन पर जो ब्याज आएगा वो किस में आएगा, आपका नॉन टैक्स रिसीट्स में आएगा, रेवेन्यू रिसीट्स में आएगा। हर साल आ रहा है वो ब्याज। आपने फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ का लोन दिया भारत सरकार ने, तो उस पर जो ब्याज आ रहा है वो हर साल आपको आता जा रहा है। चलिए, फीस, फाइन्स, यूजर चार्जेस, जैसे मैंने आप मान लीजिए आरटीआई पे कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आपने वो 10 रुपए फीस पे की और आपको आरटीआई में राइट टू इंफॉर्मेशन में वो इंफॉर्मेशन मिल गई, तो ये भी क्या हुआ, यूजर चार्जेस हुआ। ग्रांट्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। अब जो ग्रांट्स मिलती हैं, देखिए अनुदान, ग्रांट, ग्रांट और लोन में क्या फर्क होता है ये भी समझ लीजिए। ग्रांट, इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ग्रांट, आप मान लीजिए आपको एजुकेशन लेनी है, ग्रेजुएशन करनी है, आपकी ग्रेजुएशन की फीस मान लीजिए 5 लाख रुपए है, तो पेरेंट्स के द्वारा जो आपको पैसा मिला, आप मान के चलिए वो ग्रांट है। जो आपने एजुकेशन लोन लिया बैंक से, वो लोन है, ठीक है, उसमें रीपेमेंट की लाइबिलिटी है, आपको पे करना है लोन में, ठीक है। ग्रांट में ऐसा नहीं है, दो ऑब्वियसली पेरेंट्स से आप जब पैसे ले रहे हैं तो वो नैतिक जिम्मेदारी है, बट स्टिल आपको रीपेमेंट की जो है लाइबिलिटी नहीं है, बट बैंक को है। नहीं पे करेंगे बैंक वाले घर आ जाएंगे, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। तो ग्रांट्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, जो ग्रांट्स मिली, अब ये ग्रांट्स कौन देता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जो कि सरकार को ग्रांट दे। इनकम फ्रॉम द मिंटिंग, ये क्या इनकम होती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2000 रुपए का नोट है और 2000 रुपए के नोट, एक नोट को प्रिंट करने में फॉर एग्जांपल 5 रुपए लगे, तो बट उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, मतलब मार्केट में जो वैल्यू 2000 रुपए है, सरकार को तो 5 रुपए लगे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये जो पैसा बचा माइनस, तो ये जो है सरकार की इनकम हो गई, ठीक है जी। तो ये हो गए रेवेन्यू रिसीट्स, डे टू डे रिसीट्स हो गए, ठीक है। तो टैक्स और नॉन टैक्स दोनों देख लिए हमने। अब देख लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो हर साल एक्सपेंडिचर होता है। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो सरकार द्वारा खर्च किया जाता है जनरली, जो बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज है, एजुकेशन, हेल्थ और बाकी सामाजिक आर्थिक योजनाओं पर खर्च किया जाता है। अब इसमें इसीलिए इसको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहा जा रहा है। और जो आपकी रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, हाईवेज हैं, जो मेंटेन किए जा रहे हैं, ठीक है, बनाने का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, बट उनको मेंटेन करने का, उनकी रिपेयरिंग का, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। बट यस, इट इज अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, तभी उसकी लाइफ बनी रहेगी। अब एक कहा जाता है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर पर, डिफेंस सब्सिडीज जो दी जाती हैं सरकार के द्वारा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर जो खर्चा हो रहा है, उनकी सैलरीज, पेंशन पे, ग्रांट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट, जो मान लीजिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दे रही है, ग्रांट दे रही है, लोन नहीं दे रही है, ग्रांट, ठीक है, और इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है लोन पर जो ब्याज दिया है, ठीक है। हमने लोन लिया, फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया फॉर एग्जांपल, या एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया, तो उस पर जो ब्याज बनेगा, वो जो हम मान लीजिए हमने अगेन 100 करोड़ का एग्जांपल लेता हूं, 100 करोड़ रुपए लिया, तो मान लीजिए उसका हर साल 2% ब्याज पे लिया, तो 2 करोड़ जो उस पे इंटरेस्ट बन रहा है, तो दैट इज योर इंटरेस्ट पेमेंट, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक।
ये क्लियर हुआ। अच्छा, कई बार लोगों को लगता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर या डिफेंस या सैलरीज पे है ये नॉन डेवलपमेंट क्यों है, कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि फर्दर कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, मतलब उस तरीके से ये कहा जाता है। ठीक है, अब सिंपल रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, राजस्व घाटा क्या होगा, एक्सपेंडिचर और इनकम का जो कह सकते हैं बैलेंस है। सो रेवेन्यू डेफिशिट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स। अच्छा, ये डेफिशिट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है और रिसीट कम है, आप इसको रेवेन्यू सरप्लस भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि जी मेरी इनकम 100 रुपए है, मैंने 80 रुपए खर्च कर दिए और मेरा 20 रुपए सेविंग हो गई, तो इस तरीके से आप इसको रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है आप उसमें उल्टा हो जाएगा क्योंकि रिसीट ज्यादा है, सरप्लस है। ठीक है, तो इसीलिए सरप्लस। डेफिसिट में हमने जब ऑलरेडी डेफिसिट लिख दिया इसलिए एक्सपेंडिचर पहले आता है। ठीक, चलिए अब पहला जो गोल्डन रूल है एफआरबीएम एक्ट का। अब ये एफआरबीएम क्या है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। ये कहता है कि रेवेन्यू डेफिसिट जीरो होना चाहिए, या सिंपल कहूं तो रेवेन्यू सरप्लस होना चाहिए, या तो जीरो या सरप्लस होना चाहिए। अब कारण क्या है, इसका कारण ये कहा जाता है कि ये जो खर्चा है ये हर साल आप खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप कोई ऐसा खर्चा कर रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म एसेट है जिससे आपको फ्यूचर में इनकम होगी, वो आप कीजिए, बट ये रेगुलर खर्चा है, इसको कम कीजिए। ठीक है, तो यहां पर हमेशा ये रेवेन्यू डेफिसिट को कम से कम या कह लीजिए जीरो करने की सरकार की कोशिश होती है। बट सिंस कोविड-19 के बाद हम देख रहे हैं कि ये रेवेन्यू डेफिसिट में चल रहा है, रेवेन्यू सरप्लस नहीं है। ओके, अब बात आती है जब तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी थे, उसके बाद भारत के राष्ट्रपति भी बने प्रणब मुखर्जी, तो उनका यह कहना था कि ये रेवेन्यू डेफिसिट जो है, जो हम जीरो करने की बात करते हैं, थोड़ा सा मिसनोमर है। मिसनोमर किस तरीके से है, या कह लीजिए सही कैलकुलेशन क्यों नहीं है ये। उनका यह कहना है कि जो आप एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, इसमें जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है और इसमें जो पांचवा पॉइंट देखिए, ग्रांट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट देती है और वो जो ग्रांट है वो दी जाती है कैपिटल एसेट क्रिएट करने के लिए। कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए सरकार ने वो जो है वो इरिगेशनल फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए ग्रांट दी, तो बट ये क्या है, इरिगेशन क्या होगा, इससे हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इंप्रूव होगा, इनकम बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली ये कैपिटल एसेट की तरह है। तो इसको भी माइनस करना चाहिए ताकि सही मायने में हमें रेवेन्यू डेफिसिट मिल सके, जिसको हमें जीरो करना चाहिए। ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का कंसेप्ट, इसको उन्होंने रियल डेफिसिट भी कहा और ये टर्म दिया गया प्रणब मुखर्जी के द्वारा। ठीक है जी, आई होप अभी तक क्लियर है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, तो रेवेन्यू डेफिसिट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू जो एक साल से जिसकी अवधि कम है, जो रिकरिंग है, हर साल है, जिसकी अवधि एक साल से कम है। ठीक, आगे चलते हैं। अब हमने ये वाला पार्ट देख लिया है, अब चलते हैं कैपिटल बजट पे। कैपिटल बजट में फर्दर दो चीजें हैं ऑब्वियसली, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसमें कैपिटल रिसीट्स क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। देखिए लंप सम रिसीट्स हैं, बड़ी रिसीट्स हैं। अब इसको आप घर के या अपने एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। आप कहते हैं कि हमारी घर का जो प्रॉपर्टी है वो 50 लाख की है, या कह लीजिए मेरे पास 10 लाख की गाड़ी है, तो बड़े जो रिसीट्स हैं, ठीक है, या आपके पास मान लीजिए 5 लाख के शेयर्स हैं, तो ये जो है कैपिटल रिसीट्स है। मैं आपको पर्सनल जो एक फैमिली का बजट है उससे इसलिए रिलेट कर रहा हूं ताकि आप इस चीज को इजिली समझ सकें। अब देखो, रिसीट्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयू। पीएसयू क्या है, सरकारी कंपनी, उसमें सरकार की शेयर होल्डिंग है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर सरकार है। तो मान लीजिए उसमें सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी। अभी रिसेंटली हमने एलआईसी में देखा कि किस तरीके से सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट करी, तो वो जो पैसा आया सरकार के पास वो ए पॉइंट में आएगा, रिसीट्स फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयू। ठीक है जी, कैपिटल रिसीट है, बल्क में एक पेमेंट आ गया सरकार को। रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि कोल ब्लॉक, गवर्नमेंट लैंड एंड बिल्डिंग्स। अभी 5G ऑक्शन की बात चल रही है, ठीक है, 5G ऑक्शन होगा तो वो क्या होगा, वो आपका रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स। देखिए स्पेक्ट्रम जो है वो गवर्नमेंट, एक देश का एसेट है, तो उस देश के एसेट का जो उसको बेचा जाएगा तो पैसा किसके पास जाएगा, सरकार के पास जाएगा।
क्योंकि हमारे यहाँ पर कौन काम कर रहा है, सरकार काम कर रही है। तो ये जो एसेट, जो आपने एसेट बेचा सरकार का 5G ऑक्शन पे या कोल ब्लॉक या कोई भी इस तरीके से कह सकते हैं कि बड़ा जो सेल ऑफ एसेट हुआ है सरकार के द्वारा, वो आपका इसमें आएगा। उसके बाद आता है रिकवरी ऑफ पास्ट लोन। अब जो लोन दिया है, मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि किसी भी देश को हमने लोन दिया, फॉर एग्जांपल हमने नेपाल को लोन दिया है 100 करोड़, जो हमने पहले एग्जांपल ली, तो वो उस एक तो हो गया जो आपको ब्याज आ रहा था, ठीक है, जो इंटरेस्ट पेमेंट आ रहा था उसको हमने लिया था रेवेन्यू रिसीट में। बट जो लंप सम पेमेंट है, जो 100 करोड़ हमने लोन दिया, वो जब प्रिंसिपल अमाउंट, जो मूलधन है, वो जब वापस आएगा, वो आपका इसमें आएगा। ठीक है जी, बड़ा अमाउंट। तो इसमें याद रखना है कैपिटल मतलब बड़ी अमाउंट जो है। बोरोइंग्स डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो पहले 3 पॉइंट हैं, इनमें सरकार की क्या कोई लाइबिलिटी बनती है? बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि ये सरकार को पैसे वापस नहीं करने हैं। देखो, जो डिसइन्वेस्टमेंट करी, मान लो एलआईसी की डिसइन्वेस्टमेंट करी या किसी भी पब्लिक कंपनी की, पीएसयू की डिसइन्वेस्टमेंट की जाती है, तो उसमें सरकार की कोई लाइबिलिटी नहीं है उसको दोबारा पे करने की। सिमिलरली गवर्नमेंट ने कोई एसेट बेचा, आपने मान लीजिए अपना कोई गाड़ी बेची या कोई प्लॉट बेचा, तो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। पास लोन आया कोई, मान लीजिए आपने किसी रिश्तेदार को या किसी को भी लोन दिया था 5 लाख का, वो वापिस आ गया, तो उसकी कोई आप पे लाइबिलिटी नहीं है। बोरोइंग, आप जैसे ही लोन लेते हैं, वो देश में ले या विदेश से ले, वो आपकी लाइबिलिटी है। तो ये जो डी वाला पॉइंट है, ये लाइबिलिटी है। ये मैं थोड़ा सा क्यों बता रहा हूं, इसका कारण है, अभी आगे पता लगेगा आपको। चलिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? लंप सम एक्सपेंडिचर, जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया जाता है ये। रीपेमेंट ऑफ लोन्स। अब मान लो जो हमने लोन लिया था, मान लो हमने 10 साल पहले वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था कि हम जो है थर्मल पावर प्लांट बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट या कोई हम रोड बनाना चाहते हैं, या हम कोई भी किस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है वो बनाना चाहते हैं, तो वो जो लोन लिया था उसकी जो इंटरेस्ट की पेमेंट थी, वो थी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। बट जो लमसम पेमेंट करी, मान लीजिए अगेन 100 करोड़ का एग्जांपल लेते हैं, 100 करोड़ जो हम दोबारा पे करेंगे, जो मूलधन होगा, वो किस में आएगा? वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, क्योंकि हमें वो 100 करोड़ रुपए वापस करना है। लोन गिवन टू द स्टेट्स एंड यूटीज। अब जो हम लोन देते हैं, देखो, एक हो गया ग्रांट दी, जो ग्रांट दी थी वो हमने दिया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अब जो लोन दिया है हमने किसको? स्टेट और यूटीज को, वो किस में आ गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ गया। अभी के लिए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट उसका जब पैसा वापिस आएगा, तो वो आप कह सकते हैं कि वो जो लोन वापिस आएगा तो कैपिटल रिसीट में, इंटरेस्ट पेमेंट आएगी तो वो रेवेन्यू रिसीट्स में आ जाएगी। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही है। मैं बार बार एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो लंप सम एक्सपेंडिचर है वो किसमें है? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में है, ठीक है। ग्रांट और लोन में भी मैंने फर्क बता दिया। अब आगे चलते हैं फिस्कल डेफिसिट पे। देखो, रेवेन्यू डेफिसिट समझा हमने, अब चलते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब इसमें आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आ गए। मतलब जो जिसकी एक्सपेंडिचर की अवधि 1 साल से कम है, 1 साल से ज्यादा है, सारा एक्सपेंडिचर सरकार का, सब कुछ जो खर्चा कर रही है सरकार, सैलरी पे, पेंशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे लोन दिया, इंटरेस्ट पेमेंट करी, सब कुछ, ठीक है, सारा एक्सपेंडिचर। अब रिसीट, अब दूसरी तरफ क्या? एक तरफ खर्चा, एक तरफ पैसा आ भी रहा है, तो सारा का सारा रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। जो रेवेन्यू रिसीट में टैक्स और नॉन टैक्स दोनों आ गए थे, टैक्स एंड नॉन टैक्स, ठीक है। अब कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। क्यों? क्योंकि बोरोइंग्स पर आपकी क्या है? जिम्मेदारी है पैसा वापस करने की, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी लाइबिलिटी है, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। डेट मतलब ऋण, आप पे जो डेट वाला पार्ट है वो माइनस हो गया। तो सिंपल भाषा में फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स, ठीक है जी। चलिए, आई होप आपको यहां तक क्लियर है।
तो फिजिकल डेफिसिट इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछेंगे कि ठीक है सर, बाकी पॉइंट तो ठीक है, 3% हमने क्यों रखा या क्यों टारगेट दिया गया? ये जनरली कैलकुलेट किया गया कि हमारी बोरोइंग्स, देखिए अगर आप बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे तो हमेशा इस चीज के विरोध में रहते हैं जनरली कि लोन ज्यादा मत लो, क्योंकि अगर फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन आई कि हम लोन नहीं पे कर पाए तो क्या होगा, जैसा कि हमने श्रीलंका की इकोनॉमी में जनरली देखा भी, या पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इसी तरीके की चीज फेस कर रही है। अब अल्टीमेटली ये आता है कि फ्यूचर, जैसे हमने कोविड में देखा कि किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई, अगर आप एक सर्टन लिमिट से बियॉन्ड जाकर अगर खर्चा कर देते हैं, बोरोइंग ले लेते हैं, तो उसको फ्यूचर में पे करना आपके लिए बहुत बड़ी लाइबिलिटी हो सकता है। यू आर नॉट श्योर कि जो आपके रिसीट्स हैं, जो आपको पैसा मिल रहा है, वो कैसे मिलेगा। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपको अपने एसेट्स बेचने पड़ जाएं, ठीक है, लोन पे करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि फिस्कल डेफिसिट आपकी इकोनॉमी की दशा को बताता है। अब आप कहेंगे कि टारगेट हमने 3% का है एफआरबीएम एक्ट में, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट में, चल हम रहे हैं 6.3 पर, 6.7 पर, ठीक है। अब ये इसलिए क्योंकि कोविड था आपका, कोविड 19, तो कोविड 19 के टाइम पर सरकार ने फिजिकल डेफिसिट के बारे में ज्यादा चिंता नहीं की, क्योंकि उस समय पर हमारा मकसद था कि लोगों की जो जॉब्स जा रही थी या इकोनॉमी रिसेशन की तरफ बढ़ रही थी उसको रोकना। तो सरकार ने क्या किया, खर्चा किया, एक्सपेंडिचर को बढ़ाया। दोनों चीजें, इसमें आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ा, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा, मोर ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा ताकि इकोनॉमी में गति आए, ठीक। बट अब हम उसको धीरे धीरे, जैसे जैसे इकोनॉमी पटरी पर आ रही है, हम उसको फिजिकल डेफिसिट को 3% के लेवल पर लाना चाहते हैं, दो इट इज अ लॉन्ग टारगेट, मतलब 3% पे आज या 2-3 साल में नहीं आएगा ये, इट विल टेक अनदर 3-4 years। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि फिजिकल डेफिसिट नीड टू ब्रिंग डाउन टू अ सर्टेन लेवल, टू अ कंफर्टेबल लेवल, ताकि कल को हमारी इकोनॉमी में हीट फेस ना करे। अब आती है कि आर्थिक मंदी क्यों आ सकती है, उसका एक कारण कहीं ना कहीं ये भी है, हमारी करेंसी डिप्रिशिएट करती जा रही है। जो लोन, जो बोरोइंग हमने की है, मान लीजिए हमने विदेश से लोन लिया, तो जो लोन था, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने 75 रुपए के हिसाब से लिया, अब मान लीजिए 78 रुपीज, 78 रुपए चल रहा है एक डॉलर की जो कीमत है इंडियन रुपी में, तो वो 78 हो गई है, या कह लीजिए रुपी डेप्रिशिएट कर गया, तो सीधा सीधा हमें अब पर डॉलर, या कह लीजिए मैं अगर $1 बिलियन का मैंने लोन लिया था, तो दैट कम्स आउट टू बी 7500 करोड़ रुपी, इंडियन रुपी। अब मेरे को 7800 करोड़ रुपीस का लोन देना पड़ रहा है। 300 करोड़ का लाइबिलिटी तो सीधा सीधा रुपी डेप्रिसिएशन से हो गया, और फर्दर इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका फिजिकल डेफिसिट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। अब आता है प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या है? देखो प्राइमरी डेफिसिट क्या है, ये बताता है कि अभी की सरकार की में कमियां चल रही हैं या पुरानी सरकार में कमियां चल रही हैं, ठीक है जी। मान लीजिए पिताजी ने कहा कि जी बहुत जो है लाइबिलिटी है, बहुत सारी बोरोइंग्स है, बहुत सारा खर्चा हो रहा है, बहुत सारा पैसा जो है लोन में चला जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। तो अब वो लोन पिताजी द्वारा लिया गया या कह लीजिए दादाजी द्वारा लिया गया, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट जो है अभी की सरकार ने ली या पिछली सरकार ने ली। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, अब बोरोइंग जो है वो 100 रुपए की बोरोइंग है, बट इसमें पिछले लोन की, जो पिछली सरकारों ने मान लीजिए लोन लिया था, उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट अभी करनी पड़ेगी, तो 90 मान लीजिए आपका है इंटरेस्ट पेमेंट, तो अभी की सरकार ने मात्र 10 ही लिया है। तो अब मेरे को यह बताओ कि कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना कि प्राइमरी डेफिसिट अगर फिजिकल डेफिसिट के बराबर है तो क्या होगा, या इसको मैं ऐसे लिख लूं कि फिजिकल डेफिसिट माइनस प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। तो मेरी इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, 0 है, मतलब सारा का सारा खेला इस सरकार का है। इस सरकार जो है सही तरीके से काम नहीं कर रही। और अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 है, उसका मतलब क्या हुआ, ये 0 है, तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट।
ये अभी की सरकार की दिक्कत नहीं है, पिछली सरकार ने इतना लोन ले रखा है कि उसकी इंटरेस्ट पेमेंट आज की सरकार को देनी पड़ रही है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फिस्कल डेफिसिट जीरो, सॉरी, प्राइमरी डेफिसिट जीरो का मतलब क्या हुआ कि पिछली सरकारों ने बहुत लोन लिया था, ये सरकार अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, तो जो भी बोरोइंग है वो पिछली इंटरेस्ट पेमेंट्स को ही पे करने के लिए है। सो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम प्रीवियस लोन्स, दिस इंप्लाइज previous government has recognized the need to tighten its the present government recognized the need to tighten its belt, और पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया irresponsible borrowing की। अगर प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट, तो इस प्राइमरी डेफिसिट का क्या रोल है, ये सिर्फ इतना बताता है कि आज की सिचुएशन क्या है, आज की सरकार के को अगर आपको इवेल्युएट करना है तो वो आप कर सकते हैं प्राइमरी डेफिसिट के थ्रू। बट अब अगर हम पूरी इकोनॉमी की बात करें, उसमें दो ही चीजें हैं। अब किसी विदेश, मान लीजिए विदेश से हमने लोन लिया, तो उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा है या कम है, आज की सरकार क्या करे, उसको तो पैसा चाहिए, जो उसने लोन दिया था वो आपसे लोन लेगा। तो इसीलिए सरकार के लिए दो इंपॉर्टेंट है सबसे, फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, अब फिस्कल डेफिसिट 3% तक क्यों अलाउ किया गया, आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि फिस्कल सरप्लस भी होना चाहिए, 3% भी क्यों? ये इसलिए है क्योंकि ये जो खर्चा है हम लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, ताकि इससे फ्यूचर में कुछ एसेट क्रिएट हो और उससे हमें इनकम आएगी। मान लीजिए एक रोड बनती है, तो रोड जो बनेगी, मान लीजिए आपके शहर को कनेक्ट करते हुए आपकी कैपिटल सिटी तक एक 8 लेन हाईवे बन जाता है, तो आपका पेट्रोल का खर्चा बचा, डीजल का खर्चा बचा, तो जो हमने इंपोर्ट करना था वो खर्चा बचेगा। फिर सरकार को जो है टोल टैक्स मिलेगा। इस तरीके से जो सरकार अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी, आपका टाइम बचेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम होगी। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए, तो ये था आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा सेशन, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ज्वाइन कीजिए मेरे को, संदीप बंसल ऑफिशियल। टेलीग्राम का चैनल है जीएस बाय संदीप बंसल, सर्च कीजिए। दिस इज ट्विटर एस बंसल ऑफिशियल, और आप मेरे को जीमेल पर मेल भी कर सकते हैं, sandeepbansalofficial@gmail.com। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक द सेशन, प्लीज डू लाइक एंड शेयर द सेशन, और डू सब्सक्राइब द चैनल, और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।